हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, बाल विकास में से तक होने वाली वृद्धि व बाल बदलाव का अध्ययन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर, जन्म, माध्यमिक बाल्यावस्था, जन्म, किशोरावस्था, गर्भधारण, माध्यमिक बाल्यावस्था, गर्भधारण, किशोरावस्था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, उसमें गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक की अवधि तक का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें हमारा जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बाल विकास में गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक की अवधि तक का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कथन है, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। तर्क है, आनुवंशिकता व पर्यावरण कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे कथन है ना, वो है कि बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। करेक्ट बात है कि बच्चों के विकास के मार्ग प्रकृति का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इसका सटीकता से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कब क्या होने वाला है। इसका क्या हम करेक्ट अनुमान लगा सकते हैं क्या? ठीक है ना? तो ये बात बिल्कुल सही है। आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनुसार संयोजन, अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। ये बात भी करेक्ट है कि हर बच्चे में उसकी आनुवंशिकता एवं वातावरण की क्रिया के कारण हर बच्चे का विकास, हर बच्चे का पालन पोषण अलग अलग होता है, वह सेम नहीं होता है। दोनों ही अभिकथन एवं कारण दोनों ही सही हैं अपने अपने जगह पर, लेकिन यहाँ पे जो है कि कथन और तर्क एक दूसरे से, जो उसका तर्क है ना, वो कारक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों ही रीजन सही हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई मेल नहीं खाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, सेकेंड ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, है ना। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिकरण है। सामाजिकरण के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है, व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बता दें कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जटिल है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों तरह से होती है। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिकरण का मतलब ये हो गया कि जैसे हम परिवार से, अपने वातावरण से डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो यह प्रत्यक्ष सामाजिकरण हो गया। और जैसे कि मीडिया, सांस्कृतिक वातावरण, धार्मिक समुदाय, ये जो बच्चे को इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित करते हैं, तो वह बच्चे का अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिकरण का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि सामाजिकरण की प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए, परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए, अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए, समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके मुहैया करवाना चाहिए। तो जो अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों को शिक्षिका को ये करना चाहिए कि पदानुक्रम संबंधों का दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमें हायरार्किकल रिलेशनशिप अपने पाठ्यक्रम में दिखाना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए, सेकंड ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। बच्चों में अमूर्त संक्रियात्मक चरण के जो बच्चे होते हैं उनमें परिकल्पनात्मक सोच आ जाती है, तो ये समस्याएं विकसित करने के लिए, सोच विकसित करने के लिए उन्हें हमें समस्याओं को प्रस्तुत करनी चाहिए। अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट, गलत है।
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को अमूर्त समस्याएं हमें प्रस्तुत करनी चाहिए। समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके मुहैया करवाना चाहिए। फ्रेंड्स, फोर्थ ऑप्शन भी सही हो जाएगा। समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के उन्हें अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। यहाँ पे जो है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नंबर हमारा सही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं किसमें है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? अनुकूलन, सीखने का निकटस्थ क्षेत्र, संरचनात्मक चित्रण, अग्रिम आयोजन। तो जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत हैं उनमें अनुकूलन के 2 अंग हैं जिसमें संयोजन और समावेशन होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अनुकूलन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे परिपक्वता, जीन पियाजे ... को, जबकि लेव वाइगोत्स्की को महत्व देते हैं। परिपक्वता, सांस्कृतिक उपकरण, पुनर्वलन, स्कीमा में बदलाव, वेधन और अभ्यास, पुनर्वलन, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, संगठन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा कि जीन पियाजे सीखने के संदर्भ में परिपक्वता को और लेव वाइगोत्स्की सीखने के संदर्भ में सांस्कृतिक उपकरण को मान्यते हैं, ठीक है ना, उसको महत्व देते हैं। जैसे कि जीन पियाजे एज को महत्व देते हैं कि हर कुछ भी बच्चे की सीखने की जो प्रक्रिया है वह उसके एज के अनुसार आएगी, और लेव वाइगोत्स्की ये मानते हैं कि बच्चे को सामाजिक वातावरण में प्रतिक्रिया करके ही सीखने को अवसर मिलता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है? निर्देशित आदान प्रदान, व्यापक चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम, दोहराव व स्मरण करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पूछा है कि लेव वाइगोत्स्की के लिए संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली उपयुक्त नहीं है, मतलब कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली लेव वाइगोत्स्की द्वारा नहीं बताया गया है। निर्देशित आदान प्रदान, ये बात सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछ रखा है। व्यापक चर्चाएं, ये बात भी लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम, इसे भी लेव वाइगोत्स्की बात करते हैं। दोहराव व स्मरण, ये व्यवहारात्मक मनोवैज्ञानिक करते हैं इसकी बात, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता पर जोर देती है को नकारते हैं। तो यहाँ पे जो देखभाल की नैतिकता है ना, उसको लेव वाइगोत्स्की के जो शिष्य हैं कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा है कि नारीवादी नैतिकता जो है उसमें देखभाल की नैतिकता पर लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत इसको महत्व नहीं देता है, इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादित किया कि संज्ञानात्मक क्षमता बुद्धिमत्ता के निर्धारण की एकमात्र विशिष्टता है। बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धि लब्धि की संरचना प्रतिपादित की। 4 गुणनखंड के आधार पर 16 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर जो है ना, वो मल्टीपल इंटेलिजेंस के प्रतिपादक माने जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? संकल्पनात्मक समझ, गैर संदर्भित विषय वस्तु, रटकर सीखना, परीक्षाओं के लिए सीखना। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, वह संकल्पनात्मक समझ पर जोर देती है, ठीक है ना। गैर संदर्भित विषय वस्तु नहीं, हमें संदर्भित विषय वस्तु रखना है। रटकर सीखना नहीं, समझकर सीखने पे बल देता है। परीक्षाओं के लिए नहीं, वह
अपनी समझ बढ़ाने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्पना जो समझ पर जोर देती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार का होता है? शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा, पाठ्यपुस्तकों से, अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से, विविध स्रोतों का अन्वेषण करने से। तो फ्रेंड्स जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है ना, उसमें अधिगम जो होता है, सीखना जो होता है, वह विविध स्रोतों के अन्वेषण के द्वारा होता है। बच्चा जब विविध स्रोतों से खोज करके सीखेगा तो वह उसका सीखने की प्रक्रिया अच्छी होगी। बाल केंद्रित शिक्षा में यही कहा गया है, करके सीखने पर जोर देती है बाल केंद्रित शिक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तर्क है बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूर्णीय क्षति कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कथन और तर्क दोनों ही सही हैं और दोनों ही एक दूसरे की सटीक व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार मतलब कि स्त्रीवादिता, नारीवादिता, पुरुषवादिता, ये सभी व्यवहार उनके शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। वो सीखने शुरू कर देते हैं, उनके समाज में वही चलता है तो वो उसी को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं शैशवावस्था से ही। ये बात करेक्ट हो जाएगा, है ना। तर्क देख लेते हैं, बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूर्णीय क्षति कर सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है कि जब हम बच्चों को बचपन में अलगाव की भावना और उन्हें मतलब अच्छे से प्यार दुलार से पालन पोषण उनका नहीं होगा ना, तो उनमें सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूर्णीय क्षति मतलब वो दिमागी रूप से अपरिपक्व रह जाते हैं, ठीक है। दोनों ही बात सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है अपन कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे अभिभावकों को अपनी बच्चे की पहचान कर उसे सही ढंग से नामांकित कर पाएँ, मंदबुद्धि, बुद्धिमान इत्यादि। फ्रेंड्स यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चे को अभिभावकों को उनके मूल्यांकन का विवरण इसलिए नहीं देंगे कि वह अपने बच्चों को मंदबुद्धि, पिछड़ा बुद्धि, प्रतिभाशाली बालक के रूप में गिन पाएँ, ठीक है ना। अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने और क्या कैसे के बारे में समझ बन सके, ये बात सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा कि बच्चे को मूल्यांकन का विवरण शिक्षकों को इसलिए देना चाहिए, अभिभावकों को, कि वह अपने बच्चों को सीखने की प्रक्रिया कैसे सीख रहे हैं, क्या कैसे के बारे में समझ बन सके, किस तरह से सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, अभिभावकों को इस बात का पता लग सके, है ना फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे घर पर ट्यूशन लें, उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्यपत्रक दिए जाएं, स्कूल आने में उनकी रुचि कम न हो, गैर संदर्भित पठ्यचर्या का पालन हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्र हैं ना, उनके लिए शिक्षकों को चाहिए कि स्कूल आने में उनकी रुचि कहीं कम ना हो जाए, ठीक है ना। जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित मतलब जो पिछड़े वर्ग से हैं, जो अनुसूचित जनजाति के हैं, जिन्हें स्कूल का कोई लेन देन मतलब स्कूल से संबंधित कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, ऐसे वर्ग के परिवार के बच्चों को इनमें उनके अंदर ये रुचि जागृत करना चाहिए कि वो स्कूल आएँ। स्कूल आने में उनकी रुचि अगर ख़त्म हो जाएगी तो वो स्कूल आना बंद कर देंगे, जिससे कि वह पढ़ाई में कमज़ोर हो जाएंगे, पढ़ना नहीं चाहेंगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न हैं? पुरातत्व को परिभाषित कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते थे? हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज कब की गई थी? तो यहाँ पे जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण दे रहा है वो क्वेश्चन हो जाएगा कि आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। फ्रेंड्स अगर हम बच्चे से इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने माइंड में सोचेगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या क्या उसमें डिफरेंस हैं,
ठीक है ना। तो इससे उनके मूल्यांकन कौशल का हम लोग परीक्षण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।